आज है 2 सितंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार, हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ सबसे ज़रूरी और चर्चित खबरों पर विस्तार से। बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें युवा मौतें, लैंगिक पूर्वाग्रह और विशेषकर मुस्लिम बहुल सीमावर्ती इलाकों में गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। जमीनी रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि कई जीवित मतदाताओं को भी मृत या अनुपस्थित बताकर हटा दिया गया है। इस मुद्दे को वोट चोरी बताते हुए राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम जैसे बड़े खुलासे की चेतावनी दी है। वहीं चुनाव आयोग ने 99.5% दस्तावेज जमा होने और राजनीतिक दलों से महज 144 आपत्तियां मिलने का दावा किया है। अन्य प्रमुख राष्ट्रीय खबरों में भारत 2027 में अपनी पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना की तैयारी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जातीय हिंसा के 2 साल बाद मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारी टैरिफ की धमकी के बाद भारत ने चीन और रूस के साथ संबंध मजबूत किए हैं, जबकि अफगानिस्तान में एक विनाशकारी भूकंप ने 800 से ज्यादा जानें ले ली हैं। इसके अलावा एक विश्लेषण अमेरिका में तानाशाही प्रवृत्तियों के बढ़ने का खतरा बताता है। समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई के खतरनाक पहलू जैसे आत्महत्या के लिए उकसाना सामने आ रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन नलिन यादव पर चौथा हमला हुआ है, जो हिंदू समूहों द्वारा लगातार उत्पीड़न को उजागर करता है। साथ ही कोल्हापुरी चप्पल जैसे पारंपरिक डिजाइनों को कानूनी संरक्षण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और एक खबर उनके लिए जिनकी नींद उड़ी हुई हो। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात बिहार की, जहां मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने बिहार में 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए हैं। लेकिन अब एक व्यापक विश्लेषण में इन हटाए गए नामों में कई चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई हैं। द हिंदू में प्रकाशित यह विश्लेषण नागरिक समाज कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और डेटामीट समुदाय के सदस्य तेजेश जीएन द्वारा जुटाए गए डेटा पर आधारित है। इस विश्लेषण से 8 अलग अलग तरह की विसंगतियां सामने आई हैं, जो मतदाता सूची की सटीकता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। विश्लेषण में कुछ मुख्य बातें ये हैं। युवा मौतें, 80 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां मृतकों के रूप में दर्ज 50 से ज्यादा लोगों में से आधे 50 साल से कम उम्र के थे। ये सामान्य आबादी के आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि आमतौर पर मृत्यु दर बुजुर्गों में ज्यादा होती है। लैंगिक पूर्वाग्रह, 127 मतदान केंद्रों में हटाए गए नामों में महिलाओं का अनुपात 80% या उससे भी ज्यादा था, जो महिला मतदाताओं को निशाना बनाने का संकेत देता है। बहुत ज्यादा नाम हटाना, 1985 मतदान केंद्रों पर 200 से ज्यादा नाम हटाए गए, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। सिर्फ मौत के कारण नाम हटाना, 973 मतदान केंद्रों पर सभी नाम सिर्फ मौत के कारण हटाए गए, जो आंकड़ों के हिसाब से लगभग असंभव है। महिलाओं का संदिग्ध ट्रांसफर, 663 हिस्सों में स्थायी रूप से स्थानांतरित के रूप में चिन्हित मतदाताओं में 75% से अधिक महिलाएं थीं। इन गड़बड़ियों का एक भौगोलिक पैटर्न भी दिख रहा है। पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों में ये मामले ज्यादा हैं, और इनमें से कई इलाके मुस्लिम आबादी वाले हैं। ये आंकड़े कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि किसी को मृत बताने से पहले क्या जांच की गई? कुछ खास इलाकों में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां क्यों हैं? और महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में क्यों हटाया गया? बिहार मतदाता सूची के इसी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी चेतावनी दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पटना में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी को लेकर एक हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा करेगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, क्या आपने एटम बम से बड़ी कोई चीज सुनी है? वह है हाइड्रोजन बम। भाजपा के लोग तैयार रहें, हाइड्रोजन बम आ रहा है। लोगों को जल्द ही वोट चोरी की हकीकत पता चल जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चुराए गए और फिर उनकी पार्टी ने सबूतों के साथ दिखाया कि कर्नाटक में वोट चोरी कैसे हुई। ये यात्रा 1300 किलोमीटर तक चली, जिसमें बिहार के 25 जिलों को कवर किया गया।
यात्रा के समापन पर पटना में एक मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता शामिल हुए। अब आपको बिहार से ही एक ज़मीनी हकीकत बताते हैं। स्क्रोल की एक खबर के मुताबिक बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए कई लोग असल में जिंदा हैं और अपने ही घरों में रह रहे हैं। स्क्रोल की टीम जब बिहार के पूर्णिया जिले के अंसारी टोला गांव पहुंची, तो उनकी मुलाकात 74 वर्षीय रहीमा खातून से हुई, जिन्हें यह मानकर सूची से हटा दिया गया था कि वो कहीं और चली गई हैं। लेकिन वो अपने घर पर ही मौजूद थी। उनकी तरह ही राज्य भर में, खासकर सीमांचल क्षेत्र में, हजारों ऐसे मतदाता हैं जिन्हें बिना किसी ठोस आधार के उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। धमदाहा के बजराहा गांव में 65 वर्षीय रतन ऋषि, जो एक दलित हैं, को अनुपस्थित बताकर सूची से हटा दिया गया, जबकि वो गांव में ही थे। कुछ लोग इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों ब्लो को दोषी मानते हैं, जिन्हें फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया था। वहीं कुछ लोग इसे उन लोगों को बाहर करने की एक बड़ी साजिश बता रहे हैं जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को वोट नहीं देते। जमीनी रिपोर्टिंग में यह भी सामने आया कि गलत निष्कासन के मामले मुस्लिम मतदाताओं वाले गांवों में सबसे ज्यादा थे। इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग का भी पक्ष सामने आया है। आयोग ने बताया है कि दावे और आपत्तियों की 1 महीने की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई, लेकिन इसके बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे राजनीतिक पार्टियों से केवल 144 आवेदन ही मिले हैं। इसके उलट आम मतदाताओं ने खुद लगभग 2.53 लाख दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि बिहार के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 99.5% ने अपनी पात्रता के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। आयोग का कहना है कि आरजेडी और सीपीआई ईमेल को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने उन 65 लाख लोगों की मदद नहीं की, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं थे। अब कुछ दूसरी अहम खबरें। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 14,618.95 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें जाति से संबंधित आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की गिनती और दूसरा, फरवरी 2027 से जनसंख्या की गिनती। एक और बड़ी खबर मणिपुर से है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के दूसरे सप्ताह में मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। 2 साल से अधिक समय पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। उम्मीद है कि वह इम्फाल और चुराचांदपुर जिलों का दौरा करेंगे और विस्थापित लोगों से मुलाकात करेंगे। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमा गया है। आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल का अनशन चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। वो महायुति सरकार के 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे से बेहद नाराज हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे पाटिल ने नितेश राणे की तुलना छछूंदर से की और कहा, आंदोलन खत्म होने दीजिए, मैं उससे निपट लूंगा। अब एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अफगानिस्तान से एक दुखद खबर है। सोमवार को वहां एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप आधी रात को आया, जब लोग सो रहे थे। ज्यादातर घर मिट्टी ईंट के बने होने के कारण पूरी तरह ढह गए। यह आपदा उस अफगानिस्तान के लिए एक और बड़ा मानवीय संकट है, जो पहले से ही युद्ध, गरीबी और विदेशी सहायता में कटौती से जूझ रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को मदद की पेशकश की है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव की। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार को एकतरफा विनाश बताते हुए भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप के इस रुख के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल में पहली बार चीन का दौरा किया और शंघाई सहयोग संगठन को शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरे पर मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने अपने देशों को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि भागीदार बताया। हालांकि सीमा विवाद पर मतभेद बने हुए हैं। द टेलीग्राफ इंडिया के अनुसार 5 साल पहले गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों में यह एक बड़ा बदलाव है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग ने अमेरिकी दादागिरी की आलोचना की, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए सीधे तौर पर पश्चिम को दोषी ठहराया। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत की चाइना+1 रणनीति को कमजोर कर दिया है, जिससे भारत को अमेरिका से परे चीन और रूस जैसे विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
अब एक विश्लेषण जो अमेरिका के अंदरूनी हालात पर रोशनी डालता है। द गार्डियन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कारण तानाशाही प्रवृत्ति का खतरा बढ़ता जा रहा है। उनके इर्द गिर्द उभरी व्यक्तित्व पूजा और सत्ता को एक जगह केंद्रित करने के कदम इस प्रवृत्ति को साफ दिखाते हैं। ट्रंप अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को निशाना बना रहे हैं, जैसे कमला हैरिस की सुरक्षा हटाने की कोशिश और आलोचक जॉन बोल्टन पर एफबीआई का छापा। विरोधियों को टीवी चैनलों पर उग्रवादी कहा जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि जब सुरक्षा बल पूरी आबादी को दुश्मन समझने लगते हैं तो उसके गंभीर नतीजे होते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका अब सिर्फ एक चुनाव दूर है तानाशाही में फिसलने से। यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी व्यवस्था की एक खामी हो सकती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक चिंताजनक खबर। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई की सफलताओं के बीच एक स्याह पहलू भी है। ये हमारे लिए खतरनाक, यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। आई मॉडल द्वारा इंसानों से झूठ बोलने, उन्हें ब्लैकमेल करने और यहाँ तक कि किशोरों को आत्महत्या या हत्या के लिए उकसाने के मामले सामने आए हैं। फ्लोरिडा में एक मां ने कैरेक्टर आई कंपनी पर मुकदमा किया है क्योंकि उनके 14 वर्षीय बेटे ने एक चैटबॉट के साथ रोमांटिक रिश्ते में आने के बाद आत्महत्या कर ली। एक अन्य मामले में इसी कंपनी के चैटबॉट ने एक 17 वर्षीय लड़के को अपने माता पिता को मारने के लिए उकसाया। एक परीक्षण में एक आई मॉडल ने खुद को बंद होने से बचाने के लिए एक अधिकारी को उसके निजी संबंधों की जानकारी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी, इन खतरों को प्रबंधित करने के लिए मजबूत नियमों और नैतिक दिशा निर्देशों की सख्त जरूरत होगी। अब बात करते हैं भारत की पारंपरिक कला और कारीगरों की। हाल ही में लग्जरी ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल जैसे दिखने वाले सैंडल लॉन्च किए, जिसकी भारत में काफ़ी निंदा हुई। ये चप्पलें स्थानीय तौर पर मामूली कीमतों पर बिकती हैं, लेकिन इन्हें बनाने में सदियों पुरानी कारीगरी लगती है। द इंडिया फोरम में वकील शीतल श्रीकांत लिखती हैं कि भारतीय कानून पारंपरिक डिज़ाइनों को बचाने में नाकाम रहा है। डिज़ाइन्स एक्ट 2000 केवल नई और मौलिक डिज़ाइनों की सुरक्षा करता है। कोल्हापुरी चप्पल जैसी पारंपरिक डिज़ाइन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक समुदाय द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें कानूनी संरक्षण नहीं मिलता। इन्हें भौगोलिक संकेत यानी गी टैग तो मिला है, लेकिन ये टैग डिज़ाइन की नकल को नहीं रोकता। ये कानून कारीगरों की उस सामूहिक कला और मेहनत को मान्यता नहीं देता, जो उनके हाथों, मांसपेशियों और यादों में बसी होती है। अब एक ऐसी कहानी जो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाती है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व स्टैंड अप कॉमेडियन 29 वर्षीय नलिन यादव पर 25 अगस्त की आधी रात को हमला किया गया। यह उन पर 2021 के बाद से चौथा हमला था। नलिन यादव को 2021 में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ इंदौर में एक कॉमेडी शो के बाद गिरफ्तार किया गया था। उस दिन उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया था, फिर भी 57 दिन जेल में बिताए। तब से उन्हें सामाजिक बहिष्कार, नौकरी छूटने और बार बार हमलों का सामना करना पड़ा है। यादव का आरोप है कि हमलावर एक पूर्व भाजपा पार्षद से जुड़े हैं जो उन्हें उनके घर से निकालना चाहते हैं। उनकी कहानी बताती है कि कैसे एक राजनीतिक विवाद किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। वित्तीय रूप से टूट चुके और नौकरी खो चुके यादव आज भी अदालती पेशियों और पुलिस समन के एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं, आज भारत में न्याय केवल अमीरों के लिए है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कभी न्याय न मांगें, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप सब कुछ खो देंगे। और अब आखिर में एक सुकून देने वाली खबर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब नींद एक कीमती चीज बन गई है, तब जर्मन ब्रिटिश संगीतकार मैक्स रिक्टर का संगीत स्लीप एक वरदान जैसा है। साल 2015 में रिलीज हुआ यह एल्बम कोई साधारण संगीत नहीं है। ये पूरे 8 घंटे और 30 मिनट की एक संगीत यात्रा है, जो आपको जगाने के लिए नहीं, बल्कि सुलाने के लिए बनाई गई है। रिक्टर ने इसे वैज्ञानिकों की मदद से हमारे दिमाग के नींद के चक्र के हिसाब से तैयार किया है। इस साल स्लीप के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लंदन में 2 रात के कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है, जहां दर्शकों के लिए कुर्सियां नहीं, बल्कि बिस्तर लगाए गए हैं। लोग वहां टिकट खरीदकर सोने जाते हैं, जबकि रिक्टर और उनकी टीम रात भर संगीत बजाती है। 10 सालों में ये संगीत अरबों बार सुना जा चुका है और इसने अनिद्रा से जूझ रहे लाखों लोगों की मदद की है। अगर आप भी नींद की समस्या से परेशान हैं, तो इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक हरकारा के हमारे टेक्स्ट न्यूज़लेटर पर भी है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ, जहां होगा शोर कम और रोशनी ज़्यादा। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।
आते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया